हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे जिसमें आपका है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो 4 प्रिंसिपल है उसको हम आपको बताएंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, आप देख रहे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें आपको टेलर ने इन्फॉर्म किया है कि Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not on institution. इसमें उन्होंने बताया कि जो भी आप वर्क परफॉर्मेंस करवाइए वो किस पे करवाइए, साइंटिफिक पे कराइए, ना कि आप इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग करवाइए। इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना, आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग आपको जो भी वर्कर है उनके थ्रू आपको वर्क कराना है। He say that there must be thinking before doing. आप कोई भी वर्क कर रहे हो उससे पहले आपको कुछ सोच लेना है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। Which is not in a case of a rule of a thumb. रूल ऑफ थंब के केस में ऐसा नहीं होता है। रूल ऑफ ए थंब मीन्स ए डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। अब रूल ऑफ थंब में क्या होता है, आपका जो रूल ऑफ थंब है इसमें हम क्या करते हैं, तानाशाही। डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही, हम उसके अकॉर्डिंग करवाते हैं काम। मैनेजर क्या होता है, वो बोलता है कि आपको ये वर्क इसी वे में करना है। वर्कर को बोलेगा कि आपको इसी वे में आपको वर्क करना है। पता चला कि एम्प्लॉय उस वर्क के अकॉर्डिंग ना क्वालिफाई हो, वो वर्क नहीं कर पा रहा हो, तो उसको पहले आप उसके बारे में नोन होइए, उसको जानिए कि वो कौन सा वर्क के लिए क्वालिफाई है, उसके अकॉर्डिंग उससे वर्क कराइए, ना कि उससे जबरदस्ती वर्क कराना। नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, टॉर्चर नहीं करना, उसके ऊपर बर्डन नहीं डालना है। आपको जो भी करना है उसके बारे में पहले आप जानिए कि वो किस तरीके क्वालिफाई है, कौन सा वर्क कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको वर्क कराएंगे। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू द वर्क स्टडी एंड एनालाइज। आपको अगर इसमें आपको मैक्सिमाइज एफिशिएंसी चाहिए वर्कर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क की स्टडी के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ ये वर्क सही है कि नहीं है, ये एम्प्लॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एम्प्लॉय इसके लिए क्वालिफाई है कि नहीं, ये एबल है कि नहीं। अगर नहीं भी एबल है तो उसको देखिए, इसको नोटिस करिए कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस उसको देंगे, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग देंगे। आप उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे कि ये वर्क ऐसे करना है। कुछ दिन उस वर्क के लिए उसके साथ ट्रेनर लगाएंगे कि इनको जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग इनको आप उसको बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी वर्क कराते हैं, आप जो भी ये वर्कर के साथ वर्क कराते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनके एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाइए, ना कि उनके ऊपर डिक्टेटरशिप का बर्डन करिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसमें हार्मोनी मीन्स होता है आपका सामंजस्य। हार्मोनी नॉट क्वेश्चन थोड़ी देर में आते हैं। हाँ, नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये सेकेंड आपका है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब होता है, हार्मोनी मतलब होता है आपका सामंजस्य और डिस्कॉर्ड मीन्स होता है विरोध। देखिए इस पॉइंट में आपको क्या कह रहा है कि आपको वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप एंड बोथ द ग्रुप वर्क आर ए राइवल्स टू ईच अदर एज ए वर्कर always feel that they are unpaid and are overburdened with the worker and management। कभी कभी क्या होता है, वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर आपका जो सभी चीजें हैं वो बराबर नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सोचते हैं, वर्कर सोचते हैं कि हमसे मैनेजमेंट बर्डन डाल रहा है, हमसे जबरदस्ती वर्क करा रहा है, बहुत सारा एक ही साथ वर्कलोड दे रहा है। और वर्कर क्या सोचते हैं कि मैनेजमेंट क्या सोचता है कि वर्कर है बहाने बना रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं,
वो इधर उधर अनवांटेड वो मूव करते हैं, ये सभी चीजें उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे इसमें बताया गया है कि वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप एंड बोथ ग्रुप वर्क एज ए राइवल्स ऑफ ईच अदर एज अ वर्कर ऑलवेज फील दैट दे आर underpaid and are overburdened. With the worker and management, always feel that workers are a good for a nothing. In this principle, Taylor insists that this is a need for the both group to change their attitude for each other. अब इसमें वो टेलर क्या बताते हैं कि जो भी आपके वर्कर हैं और जो आपका मैनेजमेंट है, इन दोनों का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि आप इनको समझे कि ये हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं और इनको ये नहीं सोचे कि वर्कर जो भी काम है उससे नहीं करना चाहते हैं, वो फालतू का इधर उधर वो क्या करते हैं, हर काम में विरोध करते हैं या वो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको अनवांटेड बर्डन लगता है। ये सभी चीजें उन दोनों के अंदर नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उनके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। तो हमेशा दोनों को क्या होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन आपका गोल अचीव कर सकता है। He insists on a mentally revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. अब वो क्या करेंगे, आपके तभी आपका मेंटली चेंजेस होगा। जब आपका सोचने का जो नजरिया है वो अलग होगा, तब आपका क्या होगा, आपका आउटलुक अच्छा आ जाएगा। जो बिजनेस का आपका गोल है वो भी अचीव होगा, क्योंकि जहाँ हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस होता है, वहाँ पे सभी को एक साथ मिलकर के वर्क करना होता है, तभी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या होता है, अचीव होता है। तो कोऑर्डिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। इसमें क्या बताया गया आपको, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर with a mutual coordination and understanding for each other। इसमें भी थोड़ी बहुत बातें कही गई है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं दोनों वर्कर के बीच में। हर एक डिपार्टमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजमेंट और वर्कर वर्कर होना चाहिए। मैनेजमेंट, वर्कर, डिपार्टमेंट, जितने आपके डिपार्टमेंट है सभी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Worker and manager must work in cooperation. The management must take a worker in confidence before setting up the standard task for the, because when the standard or a target set up in a consolation of worker। अब क्या होता है कि इसमें आपको वर्कर को भी, हम पहले ही बताते हैं कि वर्कर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी आप टास्क बना रहे हैं तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो वर्कर से भी इसके बारे में क्या करता है, पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कोई टास्क बना रहा, कोई वर्क बना, कोई पॉलिसी बना, तो उनसे पूछेगा कि हाँ आप कोई बात ऐसा पॉलिसी है या आपके पास कोई आइडिया है, कोई अच्छी आइडिया है तो आप इसको बता सकते हैं। अगर उनकी आइडिया अच्छी लग रही तो आप उसको इम्प्लीट कर सकते हैं बिजनेस में, जिससे उनको मतलब रेमुनेशन मिलेगा, उनको अच्छा लगा, उनको लगेगा कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, हम भी कोई बिजनेस मतलब गोल को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट हमारा इन्वॉल्वेशन मांग रहा है तो इससे उनको लगे, अपनापन लगेगा, वो उनको लगेगा कि हाँ बिजनेस में मेरा भी कोई एंटिटीज है। समझ? Development of worker to their greatest efficiency and prosperity. Taylor insists due to care should be taken while selecting the employer, and after selecting they must be given job according to their qualification। आपका अब फोर्थ जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन आपका थर्ड पॉइंट था। कोऑपरेशन, सॉरी, ये आपका जो कोऑपरेशन वाला पॉइंट बताए थे वो थर्ड था। फोर्थ पॉइंट आपका है
डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके अकॉर्डिंग आपका इसमें बताया गया है कि जो भी वर्क है, जो भी आप वर्क कराते हैं वर्कर से, वो उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क दीजिए। उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क देंगे तो वो वर्क करने में इजी करेंगे, वो इजी वे में वर्क करेंगे, इफेक्टिव तरीके से करेंगे। अब किसी को अगर किसी को कुछ और आ रहा है, आप उसको कुछ कोई और वर्क प्रोवाइड कर दें तो वो वर्क को नहीं कर पाएगा। मान लीजिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको कंप्यूटर पे टेली वेली और कंप्यूटर का सारा काम करने वो उसमें वो क्वालिफाइड है, और उसको आप क्या दे दिए, टीचिंग दे दी, तो वो क्या करेंगे, वो दोनों काम नहीं हो पाएगा, वो टीचिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो क्वालिफाइड है कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर का वर्क डन करेंगे इजली वे में। तो इसमें वही बताया गया कि while selecting the employee and affect selecting they must be given a job according to their qualification. Employee must be sent for a training from time to time to update their knowledge. अब कोई चीज होता है कि क्या कहते हैं कि कभी कभी आपके टेक्नोलॉजी में चीजों में चेंजेस आती है, तो उनको डे टू डे आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अपडेट रहेंगे। जो भी रहेगा टेक्नोलॉजी आपकी, देखते हैं हर बार मोबाइल हो गया आपका, कोई नया टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। तो उनको नॉलेज देना, ट्रेनिंग देना आपका मतलब एम है कि हमारे जो एम्प्लॉय है वो अपडेट रहे, जिसके अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, वर्क अच्छा डन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगा। This will ensure a great efficiency and prosperity for both company and worker. जिसके थ्रू आपका कंपनी और वर्कर के बीच क्या रहेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी कंपनी और वर्कर के बीच में। है इसीलिए जो भी वर्क करेंगे, जो भी आपके वर्कर वर्क करेंगे वो एक इफिशियंसी तरीके से करेंगे, और वो हमेशा अपडेट रहेंगे, और वो हमेशा क्या करेंगे, वो स्पेशलिस्ट रहेंगे। उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उनको वर्क देंगे तो वो वर्क को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से वर्क को डन करेंगे। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर, इसमें द कॉमन टेक्निक आ रहा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा एग्जाम में आपके पूछता रहता है। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में हमेशा आपको इसको पूछा जाएगा। इसमें क्या है, इसमें जो है आपका, इसमें बताया है टेलर सजेस्ट द डिवीजन ऑफ ए फैक्ट्री इन द टू डिपार्टमेंट, इसको दो डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। As a tailor felt that worker must be free from the burden of a planning and the must be concentrate on work and production. वर्कर को बर्डन से फ्री किया गया है, वो प्लानिंग करने से, और क्या करते हैं, प्लानिंग का बर्डन है उससे वर्कर को फ्री किया गया है। उनको उनको किस पे फोकस देने के लिए कहा गया है, वो वर्क करें और प्रोडक्शन करें, वो प्रोडक्शन और वर्क पे अपना कंसंट्रेशन रखें। जैसे देखिए, ये है प्लानिंग इंचार्ज, और ये आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। इसमें है रूटीन, रूटीन कलर है इंस्ट्रक्शन कार्ड है, फिर आपका है टाइम कलर,
और फिर उसके बाद है डिसिप्लिन। और आपका प्रोडक्शन में है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और आपका है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बॉस, ये सभी चीज आपके बुक में दिया होगा, ये परफॉर्मेंस सभी बुक में होगा, एनसीईआरटी बुक में भी, साइड बुक में भी। इसको आपको इन सभी को आपको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और ये वर्कर है, ये वर्कर क्या है, अपना सभी काम ये करेंगे और ये सभी लोग इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे ये सभी लोग। रूटीन कलर के बारे में आपको बता देते हैं। रूटीन कलर क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और ए मैनुअल जॉब। किसी भी सीक्वेंस में काम करने का ये रूटीन कलर है आपका। किस सीक्वेंस में आपको वर्क करना है उसको आपका रूटीन कलर चेक करता है। फिर आपका इंस्ट्रक्शन कलर जो है, कार्ड कलर, वो आपको क्या, जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर। अब ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, स्पेसिफाइड मैनर के तरीके से आप करेंगे। एक मैनर वे के अकॉर्डिंग आपको जॉब अपनी वर्क को करनी है। टाइम एंड कॉस्ट कलर, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है टाइम कलर के। टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड ए कंप्लीशन ऑफ ए जॉब। अब जॉब जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना है कि स्टार्ट कब कर रहे हैं उसकी टाइमिंग, और जब आपकी जो टाइमिंग है खत्म हो रही है उसकी टाइमिंग, ये दोनों को ये क्या करते हैं, ये टाइमिंग कलर देते हैं। Disciplination. The foreman is responsible for perform of a job in an ordinary and a systematic way. अब ये क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी और सिस्टमेटिक वे में आपका परफॉर्मेंस देखते हैं कि आप किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं कि नहीं। पता चला कि आपको प्रोसेस में वर्क करने के लिए दिया गया है, आप लोग सीक्वेंस या प्रोसेस को गड़बड़ा दिए, तो आप सिस्टमेटिक वे से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक डिसिप्लिन दीजिएगा कि नहीं आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ये वर्क इस तरीके से करते। देखते हैं आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको टीचर हमेशा कहते नहीं नहीं ये तरीका नहीं है, तो आपको एक डिसिप्लिन मैनर देते हैं। गैंग बॉस जो होता है कि he arrange all the mechanism tools and other resources required for performance of the job so that there is a no delay। अब इसमें जो गैंग बॉस रहता है वो आपका सभी जो भी आपके मशीन टूल्स हैं, आपके अदर रिसोर्सेज हैं, उन सभी को ये क्या करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं। आपके मशीन हो गया, टूल्स हो गया है, और भी अदर जो रिसोर्सेज हैं उनको ये गैंग बॉस जो होते हैं ये क्या करते हैं, उसको हमेशा अपने अंडर में रखते हैं। वो देखते रहते हैं कोई मशीन खराब तो नहीं है, कोई टूल्स बिगड़ा तो नहीं है, उसको ये हमेशा वॉच करते रहते हैं। स्पीड बॉस, दिस फोरमैन एश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। अब ये क्या होता है, टाइम पे काम खत्म करने के लिए स्पीड बॉस को लगाया गया है कि आप अपने वर्कर को देखें वो टाइमली वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिपेयर बॉस, मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। अब आपका गैंग बॉस बताया था कि वो सभी आपके जो भी मशीन है, टूल है, रिसोर्सेस है, उसको वो देखते हैं कि वो सही तरीके से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या रिसोर्सेज है कि नहीं है। और रिपेयर बॉस क्या करते हैं, उसी जो आपकी मशीन है, जो आपके यहाँ जो भी सिस्टम खराब हो उनको ये रिपेयर करते हैं, रिपेयर बॉस होते हैं। इंस्पेक्टर बॉस, अब इंस्पेक्टर बॉस में क्या करते हैं, चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। अब क्या करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, जो भी आउटपुट आपने बनाया है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो
वो क्वालिटी अकॉर्डिंग है कि नहीं है। पता चला कि उसकी रेटिंग जो क्वालिटी की है वो कम है, वो क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा तरीके से नहीं बना है। क्योंकि आप काम कराने से नहीं, आपको प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट होना चाहिए कि आपको प्रोडक्शन जो हुआ वो इफेक्टिव है कि नहीं है, वो अच्छा है कि नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वो सभी क्या करते हैं आपके इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग शो किया जाता है। अब सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड में इसमें कहा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन ए मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ ए बिजनेस ऑपरेशन। Standardization of the output is possible if a standard is maintained. Right freedom selection of a tool, equipment, machine to use maximum the output by keeping in mind the quality standard. अब इसमें आपको बताया गया है कि जो भी आपके स्टैंडर्ड होंगे, जो आपके प्रोडक्शन के आउटपुट के जो भी स्टैंडर्ड होंगे वो मेंटेन होना चाहिए, राइट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आपका टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीन हो गया, जो भी यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम आउटपुट कीप करे और वो क्वालिटी जो है वो भी आपका वो बेटर आए। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन्स ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब इसमें बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ओनली क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, आपका साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी सभी आप प्रोडक्शन के क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जो साइज है आपके, वेट है प्रोडक्ट के, आपके टाइप है, आपके क्वालिटी है, ये सभी क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट के आपके सही होने चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके साइज, टाइप, वेट और क्वालिटी अच्छे होने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। यही नहीं है कि आपने मशीन लगा लिया, अच्छे तरीके के स्टैंडर्ड तरीके के टूल्स लगा लिए, रिसोर्सेज आपने बहुत अच्छे लाए हैं और पता चला कि आपका जब प्रोडक्शन बना उसके अकॉर्डिंग जब आपका आउटपुट आया, सोर्स आया, तो क्या हो गया, उसके ना साइज अच्छे हैं, ना वेट अच्छे हैं, टाइप भी नहीं अच्छा, क्वालिटी भी नहीं अच्छा है, तो आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कंपनीज लाइक नोकिया, नोकिया देखे हैं, एप्पल देखे हैं, एप्पल हो गया, नाइक हो गया, नाइक हो गया, फिर उसके आपका सभी सभी तरीके के होते हैं आपके ये कंपनी होते हैं। तो ये आप क्या देखते हैं, इनके अंदर स्टैंडर्ड रहता है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, उनका वेट अच्छा। मतलब आपको नोकिया कोई कह दे कि नोकिया का ये प्रोडक्ट है तो आपके दिमाग में क्या सेटअप रहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नोकिया का ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं प्रोडक्ट अच्छा होगा। एप्पल है, एप्पल तो हाई स्टैंडर्ड है, सभी को पता है एप्पल के सारे जो भी ये टेक्निकल इक्विपमेंट है वो सभी आते हैं। तो आप एप्पल के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे एप्पल का है भाई, आईफोन एप्पल का है, जो जो आपका आईफोन है उसको एप्पल बोलते हैं। तो फोन एप्पल का कहने से आप लोग क्या समझ सकते हैं, हाई स्टैंडर्ड का होगा, फोन बहुत अच्छा होगा। उसी तरह नाइक है, सभी चीज़ों के प्रोडक्ट के बारे में आप जब उनका लेबल लग जाता है कि नोकिया है, एप्पल है, नाइक है, तो आप समझ जाते हैं कि वो प्रोडक्ट बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है। आप उसके लिए जो पेमेंट है आप कितना भी पेमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी मिलती है।
स्टडी। पहला इसमें ए है फैटिग्यू स्टडी। अब इसमें क्या बताया गया है आप इससे समझ जाइए। This technique of a scientific management is a conduct to find out the frequency of rest interval। अब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट। क्योंकि में थकान होता है, थकान कोई भी वर्कर है वर्क करते करते क्या होता है, थक जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। और आपका थर्ड है द नंबर ऑफ रेस्ट। रेस्ट इंटरवल, ये 3 पॉइंट दिया है कि आप कोई भी वर्कर को कितनी बार रेस्ट करने की फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, वो आप रेस्ट इंटरवल करने की फ्रीक्वेंसी आप कितनी बार ले रहे हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से आपको पता चला कि टाइम पीरियड जो होता है वो कितने टाइम पीरियड का आप उनको रेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। द नंबर ऑफ ए रेस्ट इंटरवल, और आपका जो रेस्ट इंटरवल है वो कितने नंबर का है, मतलब कितनी है, 2 है, 3 है, 4 बार, कितने बार दे रहे हैं। तो इसमें फैटिग्यू आपके स्टडी में बताया गया है कि टू कंडक्ट ए फैटिग्यू स्टडी टेलर सजेस्ट टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर when he is performing a job and note down the time, then that worker start getting tired and when his efficiency level start decrease। अब कोई एवरेज वर्कर आप उस जो ऑब्जर्व करेंगे कि आप उसको वो नोट डाउन द टाइम व्हेन दैट वर्क स्टार्ट, जब वो काम को स्टार्ट कर रहा है, कोई भी वर्क को स्टार्ट कर रहा है, और देखेंगे कि उसकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो कहाँ डाउन हो रही है, जो उसका काम करने का एफिशिएंसी है वो डाउन हो रहा है। क्योंकि रेगुलर तो आप काम कर नहीं सकते हैं, आपको सुबह से वर्क पे लगा दे तो आप आते आते आप दोपहर के मीट में आप क्या हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक आप रेगुलर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इंटरवल बीच में चाहिए। When the efficiency level start decrease, then give him break। जब आपका efficiency level इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे, उनको ब्रेक देंगे। ब्रेक देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रेक देने से आपकी एफिशिएंसी पावर होती है वो बढ़ जाती है। दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। अब आप उस टाइम नोट करेंगे कि आप फ्रीक्वेंसी टाइम कौन सी है। एंड ड्यूरिंग ए ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर। अब आप देखेंगे कि ब्रेक आप कितनी बार दे रहे हैं वर्कर को। बिकम फ्रेश टू रिज्वाइन द वर्क, और वो फ्रेश होकर के रिज्वाइन क्या करेंगे, अपने वर्क को दोबारा करेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे आपको वर्कर हो या टीचर्स हो, कहीं भी इंस्टीट्यूशन आप देखे हैं, आप अगर स्कूल में ही पढ़ देखते हैं, आपको इंटरवल मिलता है, एक फ्री पीरियड मिलता है। ये सभी आपको किस लिए मिलता है, आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, बॉडी को रेस्ट करने के लिए मिलता है। तो इसी तरह बिजनेस में भी क्या किया गया कि उसके स्टडी भी रखा गया, जिसके अकॉर्डिंग हम लेबर को या वर्कर को उनकी इफिशियंसी लेवल कब डिक्रीज हो रही है, कितना हमको उनको ब्रेक देना है, ये सभी चीज़ों को इसमें ध्यान दिया गया है। मेथड ऑफ स्टडी, the method study technique of a scientific management is a conduct to find out find out best method or a way of performing the job which keep a production cost minimum and make a maximum use of resources of the organization। The object of a method study is to minimize the cost of production and maximize the क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेथड स्टडी में यही पढ़ा गया है कि हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसको
मिनिमाइज करेंगे और क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। और जो आपके हम इसमें यही देखते हैं, यही करते आ रहे हैं कि हम जो आपका जो कॉस्ट है उसको हम कम करते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है उसको अच्छे रखने की कोशिश करते हैं और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को हमेशा ध्यान देते हैं। देखिए, जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा, आपका जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स है, वो मार्केट में नहीं रन करेगा। ये सभी चीजें हम क्या पढ़ते हैं, किसलिए पढ़ते हैं, कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और उनको क्या कहते हैं, उनकी जो जो अच्छे बस सिर्फ वांट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, वो उनको ये भी सेटिस्फाई करने को वो हमारा प्रोडक्ट क्या करें, बार बार आकर के परचेज करें। क्योंकि मार्केट में तभी आप बने रहेंगे जब तक आपका बार बार प्रोडक्ट को कोई परचेज नहीं करेगा। तब तक आपको मार्केट में बने रहना है तो आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी, सभी चीजों को मेंटेन रखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो आपके प्रोडक्ट को लोग मतलब कई बार परचेज करना चाहेंगे। टाइम स्टडी, इसमें फेडगी स्टडी में आपके अभी आपने पढ़ा है मोशन, फिर उसके बाद है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब, इसमें कुछ पॉइंट है। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। सेकेंड पॉइंट है आपका इसमें टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी में आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड और टाइम रिक्वायर्ड है टू परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो टाइम रिक्वायर्ड, जो आप स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब, जॉब परफॉर्म करने के लिए, जॉब करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड टाइम आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड टाइम है कि उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे तो वो इफिशियंस होगा, इफेक्टिव होगा। सॉरी, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर अ वर्कर। अब इसमें क्या है कि आप जो स्टैंडर्ड टारगेट आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कि कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आप वर्कर वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टारगेट रखेंगे। टारगेट जो भी होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए कि वो लगे कि हम गोल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। हमको जो भी बिजनेस में गोल अचीव करना है, जो भी वो उसके अकॉर्डिंग हम उस स्टैंडर्ड को, वो टास्क को बनाएंगे। कैटेगराइज द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरी। अब इसमें ये भी देखेंगे कि कौन सा वर्कर जो है इफिशिएंट और इनएफिशिएंट है, हम उसको डिवाइड करेंगे। अब सभी वर्कर को एक साथ तो वर्किंग पे लगा नहीं देंगे कि चलो सभी लोग एक साथ वर्क करो। अब उसमें हम देखेंगे कौन पर्सन है जो स्लो वर्क करता है, कौन पर्सन है वो बहुत जल्दी लर्न करके वर्क को करता है और इफेक्टिव तरीके से करता है। तो हम दोनों वर्कर को डिसाइड कर मतलब कैटेगराइज कर देंगे, सॉरी। और जो वर्कर स्लो होंगे वर्क करने में, उनको हम कुछ ट्रेनिंग देंगे, कुछ प्रोवाइड करेंगे। और जो वर्कर वर्क करने में इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको
उनको अलग रखेंगे, उनको अलग काम पे हम लगाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले पॉइंट हम आपको बताएंगे।